ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सब के जीवन में मंगलमयी घटनाएं आए और किसी के जीवन में भी कभी दुख नहीं आए। तो ये शांति पाठ का श्लोक आप और हमारे सबके जीवन में चरितार्थ हो सकता है यदि हम कुछ जीवन मूल्यों पर अमल शुरू करें। और जैसा मैंने अभी बताया कि अब हम ऐसे जीवन मूल्यों पर चर्चा कर रहे हैं जिन्हें हमें त्यागना है। और उस श्रृंखला में मैंने सबसे पहले बताया था कि क्रोध क्रोध को करना साथियों छोड़िए। क्रोध करने से काम होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमारा नुकसान ज्यादा होगा। क्रोध करने से सामने वाला सुधरेगा या नहीं, इसकी गारंटी नहीं, लेकिन इसकी जरूर गारंटी है कि क्रोध से हमारे शरीर का नुकसान अवश्य होगा। अगला था बुराई। साथियों, बुराई करने से कोई फायदा नहीं, निंदा करने से कोई फायदा नहीं। निंदा करना, बुराइयां करना, इससे अच्छा है कि हम अपना समय कुछ अच्छी चीजों में बिताएं, बजाय इसके कि हम चार आदमियों की बुराई करते फिरें। इसी तरह हानि, दूसरे को नुकसान पहुंचाना बहुत खराब बात है। अपने फायदे के लिए दूसरे की रेखा को छोटा करना और अपनी रेखा को बड़ा करना, ये कभी अच्छी नीति नहीं है। इसलिए कभी किसी को दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दिल दुखाना, मैंने कहा था कि दिल दुखाना बहुत ही खराब बात है। कोई ऐसा काम हमसे ना हो जिससे किसी के दिल पर आघात पहुंचे, चोट पहुंचे और उसके हृदय से एक आह निकले और वो आह जो है हमारे लिए एक श्राप का काम कर जाए। इसलिए ऐसे कोई काम हम ना करें जिससे सामने वाले का दिल दुखे। अगला था प्रतिशोध। बदला लेने की भावना कभी मन में न रखें, क्योंकि बदला ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे ये तो अलग बात है, लेकिन बदले की आग में हम जरूर जलते रहेंगे हमेशा। और पता नहीं वो बदले की आग कब तक हमको जलाती रहे। इसलिए अच्छा ये है कि किसी ने हमारा बुरा किया है तो भूल जाए, प्रतिशोध का विचार मन में नहीं लाए। और अगला, अहंकार। साथियों, अहंकार न करें। अहंकार जो है वो आदमी को ले डूबता है। अहंकार किस बात का? हमें जो कुछ मिला है ईश्वर से मिला, और जिसने दिया वो ले भी सकता है। इसलिए, और हमसे बड़े भी बहुत लोग हैं, इसलिए अहंकार जीवन में ना करें। तो ये 7 जीवन मूल्यों पर हम चर्चा की। अब अगले पर करते हैं घृणा। अगला है घृणा। साथियों, घृणा को दिल से निकाल दें। जिस चीज से हम घृणा करते हैं या जिस व्यक्ति से हम घृणा करते हैं, साथियों, घृणा दो तरह की होती है, किसी वस्तु से और किसी व्यक्ति से। तो व्यक्ति से घृणा करना बहुत बुरी बात है। जब हम किसी व्यक्ति से घृणा करते हैं तो साथियों बहुत संभव है कि उस व्यक्ति का उस पर कोई वश नहीं हो। उसे कोई ऐसी चीज मिल गई और जिससे उसमें वो दुर्गुण आ गया, और इसके कारण हम व्यक्ति से घृणा करना चालू कर देते हैं। यह भी संभव है साथियों कि वो ऐसा दुर्गुण हमारे में आ जाए। तो क्या हम अपने आप से घृणा करेंगे? नहीं। हम देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति शारीरिक रूप से कुरूप होते हैं। किसी को कोई पीड़ा हो गई, किसी को कोई बीमारी हो गई, किसी को कैंसर हो गया, टीबी हो गई, या कुष्ठ रोग हो गया, या कोई बहुत बुजुर्ग हो गया। और ऐसे में लोग जो है ऐसे व्यक्ति से घृणा करना चालू कर देते हैं। तो साथियों, व्यक्ति से कभी घृणा न करें। जो परिस्थितियां उसके साथ आई है
संभव है कि वही परिस्थितियां हमारे साथ भी आ जाएं, और जब हमसे कोई घृणा करेगा तो हमें कितना बुरा लगेगा। इसलिए साथियों, हमारे डिक्शनरी से घृणा शब्द को हम निकाल दें। घृणा व्यक्ति में परिस्थिति जन्य है या किसी कारण से है, और हम व्यक्ति से घृणा न करें, व्यक्ति से घृणा करके उसको शर्मिंदा न करें। ये एक पात्र है जो किसी व्यक्ति से घृणा कर रही है, और इनका चेहरा देखिए और इनका हाव भाव देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये इतनी नफरत कर रही है सामने वाले व्यक्ति से कि एकदम इनको चिढ़ जैसी है। तो साथियों, ऐसा विचार हमारे जीवन में और हमारे मन में और हमारी परिस्थितियों में कभी ना आए कि हम किन्हीं व्यक्तियों से इस तरह का बर्ताव चालू करें, क्योंकि ये एक बुराई है, एक नेगेटिव गुण है। अगला जीवन मूल्य हम शुरू कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा। साथियों, लड़ाई झगड़ा कभी अच्छा नहीं। हर जगह पर लड़ना, हर बात में लड़ना, इनसे कोई फायदा नहीं है। लड़ाई करना, झगड़ा करना, इनसे हमारा समय ही बर्बाद होता है और अपने को ही परेशानी होती है। लड़ाई झगड़ा करके हम एक तो हमारा समय खराब करते हैं और दूसरा अपने आप को भी एक मुसीबत में डाल लेते हैं। छोटी छोटी बातों पर या बिना कारण के झगड़ा करने से तनाव बढ़ता है और ये तनाव हमें विचलित कर देता है। साथियों, झगड़े की परिस्थितियां घर में भी निर्मित होती है और घर के बाहर भी निर्मित होती है। घर के लोगों से भी झगड़ा वाली परिस्थिति आती है। तो साथियों, चाहे घर हो चाहे घर के बाहर, दोनों ही जगह झगड़े अच्छे नहीं है। विचार करें हम, यदि हम अपने घर के लोगों से झगड़ा करते हैं तो हमारे घर का माहौल खराब होगा, हमारे घर की शांति भंग होगी। यदि हमारे घर में हम पति और पत्नी में, मान लीजिए उदाहरण के लिए कि झगड़ा होता है और रोज झगड़ा होता है और बात बात पे झगड़ा होता है, तो ये पति पत्नी में जो झगड़ा होता है, इसका प्रभाव केवल पति पत्नी पर ही नहीं पड़ता, वरन घर के बच्चों पर भी पड़ता है, घर के बुजुर्गों पर भी पड़ता है और घर के अन्य सभी सदस्यों पर इसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि पति पत्नी झगड़ रहे हैं तो घर का माहौल ही खराब हो गया, बच्चे भी इससे प्रभावित हो गए, परिवार के अन्य सदस्य भी प्रभावित हो गए और पति पत्नी के जीवन में तो तनाव आ ही गया। और साथ ही देखिए, घर में झगड़ा किन में होता है? पति पत्नी, या भाई भाई, या बहन और भाई में, या बहन और बहन बहन में, या हमारे अभिभावकों से, या हमारे कजिन से। तो साथियों, इनमें झगड़ा उचित नहीं है। इनसे घर की शांति प्रभावित होती है, हमारे क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं। हम नौकरी कर रहे हैं तो वो प्रभावित होती है, हमारा कारोबार प्रभावित होता है, और इन चीजों से जो है एक अजीब सा जो है तनाव आ जाता है और पूरा माहौल जो है बिगड़ जाता है। झगड़ा का मतलब केवल लड़ाई झगड़ा ही करना नहीं है। मैं झगड़ा को थोड़ा विस्तार में ले जाना चाहता हूँ। कभी कभी घर में क्या होता है कि झगड़ा नहीं कर रहा लेकिन गुस्सा कर दिया, झगड़ा नहीं कर रहा लेकिन बातचीत करना बंद कर दिया, झगड़ा नहीं कर रहा आदमी लेकिन उसने खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया, या मूड खराब कर लिया, या एक कोने में जाके बैठ गया, या अनबन रह रहा है, या सलाह मशवरा नहीं कर रहा है। ये सभी बातें जो है वो झगड़े का ही रूप है। ऐसा करके हम जो है हमारे घर के माहौल को बिगाड़ देते हैं। दूसरी बात ये साथियों कि झगड़े का मतलब क्या है? एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है। अब हम घर में झगड़ते हैं तो घर में शक्ति प्रदर्शन किसके सामने? क्या पति पत्नी के सामने, या पत्नी पति के सामने शक्ति प्रदर्शन करे, या भाई भाई के सामने, या भाई बहन के सामने, इनके सामने शक्ति प्रदर्शन? और घर में शक्ति प्रदर्शन का मतलब भी क्या है बताइए?
हमने शक्ति प्रदर्शन किया और झगड़े में हराया, तो हराया, हमने घर के सदस्य को हरा दिया, तब भाई ने भाई को हरा दिया, तो इस जीत का मतलब क्या? या पति ने पत्नी को हरा दिया और पति जीत गया, तो ऐसी जीत का मतलब भी क्या? घर में किससे जीतना और किसको हराना? अरे वो सब हमारे अपने हैं। तो इनमें किसी को नीचा दिखाना, हराना, किसी से जीतना, इनके कोई मायने नहीं है। केवल हमारे घर की शांति ही भंग होती है, हमारा दिन खराब होता है और हमारे परिवार का एक माहौल खराब होता है। ये रही बात घर के झगड़े की। अब हम बाहर आते हैं। बाहर भी जो है, लोगों से, बाहरी लोगों से झगड़ा भी अच्छी बात नहीं है। जब आप बाहरी लोगों से झगड़ा करते हैं और बाहर वाले को, किसी को आप हरा देते हैं झगड़े में, तो ये मान के चलिए कि जिसको आपने हराया है वो चुप नहीं बैठेगा, वो अपनी हार का बदला लेने की तैयारी करेगा। और जब भी वो सक्षम हुआ तो वो आपसे बदला अवश्य लेगा। इसलिए झगड़े घर के अंदर भी अच्छे नहीं है और घर के बाहर भी अच्छे नहीं है। घर के अंदर और घर के बाहर दोनों ही जगह ये झगड़े जो हैं, ये कभी आपको शांति से नहीं रहने देंगे। हमारे मालवे में कहावत है कि कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो छींटे हमारे ऊपर भी आएंगे। मतलब यदि झगड़ा करेंगे तो झगड़े से आप भी प्रभावित होंगे, जीत कर भी आप प्रभावित होंगे। इसलिए जहां तक संभव हो सके साथियों, घर में और घर के बाहर दोनों जगह पर झगड़े, विवाद, इनसे बचा जाए। इनसे यदि आप बचेंगे तो आपको एक सुकून मिलेगा, एक शांति मिलेगी और आपको एक अलग जो है सुखानुभूति होगी। और यदि हम घर में या घर के बाहर झगड़ते रहेंगे तो परेशान रहेंगे। साथियों, ये एक चित्र है, दो लोग झगड़ रहे हैं आपस में, और ये जो झगड़ रहे हैं इनसे यदि ये घर के मेंबर हैं तो घर का माहौल खराब हो रहा है, और यदि बाहर के मेंबर भी हैं तो जो भी इस झगड़े में हारेगा वो कभी चुप नहीं बैठेगा। जब भी उसको अवसर मिलेगा वो इस झगड़े का बदला अवश्य लेगा और आपका नुकसान भी आगे चल के करेगा। इसलिए जहां तक संभव हो, लड़ाई और झगड़ा आने ही न दे, ऐसी परिस्थितियां ही उत्पन्न न होने दे कि लड़ाई झगड़े का माहौल बने। और फिर अकारण झगड़ना तो कोई बुद्धिमानी नहीं है, या छोटी छोटी बातों पर झगड़ना कोई मतलब की बात नहीं है। अगला है नेगेटिव जीवन मूल्य, नशा। साथियों, नशा जो है वो नाश का घर है, नाश का घर। नशा नाश का घर है। नशा किसी भी प्रकार, किसी चीज का हो, वो अच्छा नहीं है। चाहे शराब का नशा, चाहे भांग का नशा, चाहे तंबाकू का नशा, चाहे गुटखे का नशा, चाहे बीड़ी का नशा, सिगरेट का नशा, या किसी अन्य प्रकार का नशा, ये नशे जो हैं ये आदमी को नष्ट करके ही रहता है। नशे से आदमी बर्बाद होता है। अब साथियों, एक विचार करें कि नशे की शुरुआत कैसे होती है। नशा करना आदमी अपने से कभी शुरू नहीं करता है। ये जो बुरी चीज है ये क्यूरोसिटी में से शुरू होती है, और ये हमेशा यारी दोस्तों के साथ शुरू होती है। किसी ने आपको ऑफर किया, आप देखिए, विचार करिए, ये जो बुरी चीजें, ये जो नशा है, ये कभी किसी दोस्त ने, किसी साथी ने आपको ऑफर किया, और जब ऑफर किया तो आपके मन में कुछ उत्सुकता होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि यार कैसा है, देखिए, टेस्ट करें, जाने, चखें इसको।
और ऐसा ये नशा जो है वो कभी भी अपने से शुरू आदमी नहीं करता, कभी भी। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जीवन में कि आदमी अब शराब की दुकान पे गया, बॉटल आया और खुद ने पी लिया। नहीं, वो बहुत डरता है। ये दोस्तों के साथ शुरू होता है। कभी बीड़ी सिगरेट भी आदमी अपने से कभी शुरू नहीं करता है। ये कोई ऑफर करता है और टेस्ट, जो पीता है जो आदी है वो कहता है देख, टेस्ट ले, चख। और ऐसा नशा शुरू होता है यारों से, दोस्तों से, साथियों से, और क्यूरियोसिटी में, जिज्ञासा से वह शुरू होता है। और जब एक बार ये शुरू होता है तो फिर ये आदमी को कस के पकड़ लेता है, कस के पकड़ लेता है। फिर इससे छूटना नामुमकिन है। आप इसे छूट नहीं सकते। नशा व्यक्ति का हर तरह से नाश करता है। ये आपके शरीर का नाश करेगा, ये आपके परिवार का नाश करेगा, ये आपके घर का नाश करेगा, ये आपके पैसों का नाश करेगा, और ये आपके चरित्र का नाश करेगा। मतलब ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। आपका घर, आपका पैसा, आपकी इज्जत, आपका परिवार, आपका शरीर, और इन सबको खत्म करके ही फिर ये जाएगा। तो साथियों, ये नशा जो है ये बहुत बुरी चीज है। और कभी भी इसकी शुरुआत भूल के भी हम न करें। एक बार यदि हमने की शुरुआत तो फिर इसको छोड़ना मुश्किल ही होता है। इसलिए ये सब कुछ बर्बाद करके जाता है। ये चाहे शराब, भांग, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, या जो भी नशे की चीजें हैं, आजकल तो और नई नई चीजें आ गई है, इन सब से बचा जाए। साथियों, ये चित्र देखिए आप। व्यक्ति कुर्सी पे बैठा है, टेबल पर नशे की चीजें उसके सामने रखी है, दारू की बोतल रखी, दारू का गिलास रखा, और कुछ गोलियां रखी है। आजकल नशे की गोलियां भी आने लगी है, और ये सारी चीजें हैं। और इस व्यक्ति ने नशा किया, और आप इसकी हालत देखिए कि ये इसने अपनी सूद बूद हो करके, और ये आदमी जो है एक तरह से बेहोशी की स्थिति में अपनी टेबल पे सर को रख के पटक के और बैठा है। तो यही परिस्थितियां हर नशेड़ी के साथ में जीवन में आती है। इसलिए नशा कभी ना किया जाए। अगला 75 का जीवन मूल्य है लत। साथियों, लत नशे जैसी ही है, लेकिन इसकी डिग्री कुछ अलग है। जिस तरह से नशा जो है वो आदमी को बर्बाद कर देता है, वैसा ही लत भी आदमी को बर्बाद कर देती है। लत, नशा तो है कि आदमी शुरू करता है, और लत जो है वो जीवन में लग जाती है, तो छूटती नहीं है। तो लत किसी की चीज, किसी भी चीज की हो, चाहे वो जुआ खेलने की लत हो, चाहे वो सट्टा खेलने की लत हो, चाहे वो ताश खेलने की लत हो, चाहे वो अश्लील पिक्चर देखने की लत हो, चाहे वो मोबाइल की लत हो, चाहे वो चारित्रिक गलत चीजों की लत हो, चाहे लत सिनेमा की हो, वीडियो की हो, अश्लील वीडियो की हो, या अश्लील साहित्य पढ़ने की हो, ये सारी लतें जो है ये एक बार लगी कि बार बार आपका मन वहीं जाएगा, वहीं जाएगा। और न केवल जागृत अवस्था में, वरन नींद में भी ये लत वाले ही पिक्चर आएंगे, लत वाले ही घटनाएं आएंगी। और आप जागृत और सुषुप्ता दोनों अवस्था में उस लत से अपने आप को दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए साथियों, चाहे जुआ खेलने की लत हो, सट्टा की लत हो, ताश की, मोबाइल की, या फोन की, पिक्चर की, अश्लील पिक्चरों की, अश्लील वीडियो की, अश्लील साहित्य की, किसी भी तरह की लतें हो, ये लत जो है वो आपको बर्बाद कर देगी। और
ये नशे से भी एक डिग्री बढ़कर के है। इसलिए कभी भी ये लत एक बार लगी तो छूटती नहीं। जैसे आप बच्चों को देखिए, किसी को एक बार यदि उसको कोई बुरी चीज लग गई है तो उससे छुटकारा दिलाना बहुत मुश्किल बात है। यही हमारे जीवन में भी है। तो साथियों, कभी भी हमें जो है किसी चीज की लत न लगे। देखिए साथियों, ये इस चित्र में इस व्यक्ति को लत लग गई और ड्रग की लत है। इंजेक्शन लगा रहा है अपने कोई, और इंजेक्शन खुद लगा रहा है, गोलियां पड़ी है और कुछ ऐसी चीजें, अवांछित चीजें हैं जिनकी लत इसे लगी है। और ये लत में जो है इसने अपने पूरे जीवन को और अपने घर को और अपने परिवार को सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया है, क्योंकि ये लत इसके शरीर के साथ ही जाएगी। अगला, मोबाइल। साथियों, आजकल क्या है, मोबाइल जो है वो भी नशे और लत से कम नहीं है। भले आप कहें कि मोबाइल एक साधन है, मोबाइल एक फैसिलिटी है, मोबाइल एक सुविधा है। निश्चित रूप से वो एक साधन है, सुविधा है, फैसिलिटी है। लेकिन एक्सेसिव उपयोग जो है इसका भी, वो किसी नशे और लत से कम नहीं है। दिन भर हाथ में मोबाइल। आप देखते हैं, कभी कभी देखना समाज में लोगों को, आदमी खाना खा रहा है, मोबाइल हाथ में, नहाने जा रहा है, मोबाइल बाथरूम में, ऑफिस में बैठा है, काम कर रहा है, मोबाइल हाथ में, बैठक में लोग बैठते हैं, मीटिंग कर रहे हैं, सबके मोबाइल अपने चालू है। रात में मोबाइल हाथ से छूटता नहीं है, बिस्तर पर ही मोबाइल है, तकिए के पास मोबाइल है। आप देखते हैं घर में कभी मेहमान आते हैं, कोई मिलने आदमी आया, कुछ अपनी बात कहने के लिए आपके पास आया, किंतु वहां पर भी हाथ में लोगों के मोबाइल है, शिष्टाचार भी नहीं है। परिवार के साथ लोग बैठे हैं और हम लोग बातचीत करते हैं, आप देखना कभी कि चार लोग बैठे हैं, चारों के हाथ में अपने अपने मोबाइल है, और चारों आदमी अपने अपने मोबाइल में मस्त है। हर आदमी अपने अपने मोबाइल को चालू करके देख रहा है, और जहाँ कॉमन जगह बैठे हैं वहां कोई वार्तालाप नहीं हो रहा है। कोई आदमी मिलने आया है तो भी हम, शिष्टाचार भी नहीं है, हमने अपना मोबाइल खोल लिया और कभी बात कर रहे हैं, कभी कोई चित्र देख रहे हैं, कभी व्हाट्सएप देख रहे हैं। तो फुर्सत नहीं है। आदमी गाड़ी चला रहा है, एक हाथ में स्टेयरिंग है और दूसरे हाथ में मोबाइल है। अब साथियों, गाड़ी चलाना आप देखना अमूमन ऐसा होता है, एक हाथ में स्टेयरिंग और दूसरे हाथ में मोबाइल, आगे बेहतर बात। मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ जी या हेमंत बिस्वा शर्मा जी? तो आदमी जो है, मोबाइल उसका छूटता नहीं है, फुर्सत नहीं है उससे। तो ऐसी स्थिति में साथियों जो है, ये एक तरह से मोबाइल भी जो है एक लत से कम नहीं है। और आजकल आप बच्चों को देखिए, आप माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चा स्कूल जाने नहीं लगा, उसके पहले मोबाइल उसको थमा देते हैं, उसको गेम और वीडियो दिखाना चालू करते हैं कि बच्चा चुप हो जाए, बच्चा जो है शांत बैठा रहे और आपको डिस्टर्ब नहीं करे। एबीसीडी सीखने के पहले वो मोबाइल चलाना सीख जाता है। तो क्या ये बातें सब सही है क्या? नहीं साथियों, मोबाइल एक साधन है, और साधन का उपयोग साधन की तरह होना चाहिए। जैसे साइकिल एक साधन है, मोटरसाइकिल एक साधन है, कार एक साधन है। तो हम जब कोई काम हो तो मोटरसाइकिल उठाते हैं, कार उठाते हैं, साइकिल, और जैसे काम हो गया उसको रख देते हैं। साइकिल पे कोई 24 घंटे नहीं बैठे रहते हम, कार में 24 घंटे नहीं रहते हम, काम हुआ खत्म। ऐसा ही मोबाइल भी एक साधन है, काम हो गया उसको अलग रख दीजिए। लेकिन 24 आवर मोबाइल हमारे हाथ में, मीटिंग में, घर में, खाने में, नहाने में, बातचीत में, मेहमानों में, सोते समय, तो ये तो एक तरह से जो है लत है। और बच्चों को मोबाइल देना और भी बुरी बात है। तो उदाहरण मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए मोबाइल से संबंधित है। एक माँ ने अपनी बेटी को, वो मोबाइल पे लंबी लंबी बातें कर रही थी और उसको टोका,
16 साल की बेटी थी और उसको टोका कि बेटी इतनी बातें करो, इतना मत करो, ये नहीं करो, मोबाइल ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह। तो उस 16 साल की बेटी ने जहर खा के सुसाइड कर लिया। दूसरा किस्सा है, मोबाइल पर बार बार एक दृश्यम फिल्म देखी। तो 13 साल का एक बच्चा था, ये कहानी पेपर में आई है। दृश्यम फिल्म देखी 13 साल के बच्चे ने, और एक 11 साल के बच्चे की हत्या कर दी। उस मोबाइल से ही उसने फिल्म देखी, और उस फिल्म में जो स्टोरी थी वही उसने 11 साल के बच्चे के साथ में जो है वो घटित कर दी। ये दोनों घटनाएं जो है ये मोबाइल के दुरुपयोग को दर्शाती है। तो इस तरह से जो ये मोबाइल की लत बच्चों में, छोटे बच्चों में, किशोरों में, इनमें और हम में किसी में भी जब लग गई तो ये जो है ये हमें किसी काम का नहीं रखती है। बच्चों का एजुकेशन, उनके जीवन का विकास, सब कुछ जो है ठप हो जाता है। और हम बाद में जागते हैं, हम देखते हैं कि बच्चा मोबाइल छोड़ नहीं रहा। अब वो 8 साल का हो गया, आप छुड़ाना चाहते, वो 8 साल का कैसे छोड़ेगा? आपने तो उसको 3 साल का था तब मोबाइल पकड़ा दिया, और वो आपको देखता है, आप मोबाइल छोड़ते नहीं हो, तो दूसरे से, बच्चे से कैसे अपेक्षा करेंगे? तो साथियों, ये सारी चीज, मोबाइल जो है वो केवल साधन है, साध्य नहीं है। उसका उतना उपयोग करें जितनी जरूरत है। और आप देखिए, कभी मोबाइल को स्विच ऑफ करके भी रहिए, कोई पहाड़ नहीं टूटता है। रात को सोए तो मोबाइल अलग कर दीजिए, ध्यान में बैठे, शांति में बैठे, तो मोबाइल को आप अलग कर दें, बंद कर दें, आपको सुकून मिलेगा। और जो स्वावलोकन का सत्र मनोहर जी चालू करते हैं, उसमें भी जो है ध्यान में बैठना और मोबाइल को अपने आप से दूर करना, यही चीजें, इससे आपको एक बहुत सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। ये ये व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, दोनों हाथ में मोबाइल है, और हथकड़ी लगी है। हथकड़ी लगी नहीं है, ये एक सिंबॉलिक है कि जब आदमी 24 घंटे मोबाइल से दूर नहीं होता है, तो इस मोबाइल ने व्यक्ति के हाथों को जकड़ लिया है। इसके हाथों में जकड़, इसने हथकड़ी लगा दी है, और हमारे हाथ से ये मोबाइल दूर ही नहीं हो सकता है। ऐसा इसने मेरे हाथों को जकड़ा है कि ये छूट ही नहीं सकता। जैसे हाथों की ये हथकड़ी छूट नहीं सकती, वैसा इस मोबाइल ने आपके हाथों पे हथकड़ियां डाल दी है, और ये बता रहा है कि ये आपके हाथ से छूट ही नहीं पाएगा यदि आपने इसके ऊपर एक्सेसिव जो है वो निर्भरता रखी तो। अगला साथियों जीवन मूल्य है शत्रु। साथियों, शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। वैसे तो किसी से भी शत्रुता नहीं करना चाहिए, जहां तक हो सके शत्रुता को टालना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति से शत्रुता हो ही जाए तो फिर सतर्क भी रहना चाहिए, क्योंकि शत्रु जो है वो हमेशा मौके की तलाश में रहता है। जब भी आपका बुरा समय आएगा, और वो शत्रु जो है वो आपसे बदला जरूर लेगा। शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मौका आने पर छोटा शत्रु, कमजोर शत्रु आपका बड़ा भारी नुकसान कर सकता है। और ये शत्रुता जो है वो महंगी पड़ सकती है। इसलिए साथियों, जीवन में जहां तक हो सके किसी से शत्रुता नहीं करना चाहिए, और अपने से पहल करके अपने कारण हमसे किसी व्यक्ति से शत्रुता हो जाए, ये तो होना ही नहीं चाहिए। और साथियों, एक बात और है कि एक ही शत्रु भारी पड़ता है तो फिर शत्रुओं की श्रृंखला तो और भी महंगी होती है। मतलब ऐसा नहीं हो कि हम दो चार शत्रु हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास हम बना लें,
तो ये तो दो चार शत्रु बन जाएंगे, ये तो आपके जीवन ही बर्बाद कर देंगे। ये जब जब इनको मौका मिलेगा ये जरूर बदला लेंगे, और ये आपको मानसिक रूप से इतना परेशान करेंगे कि ये जो है आपका जीवन बर्बाद कर देंगे। इसलिए साथियों, कभी भी जो है शत्रुता वो अच्छी नहीं है। ये घुन की तरह है, ये आपको खोखला कर देगी, और एक शत्रु ही जो है वो पर्याप्त होता है हमको बर्बाद करने के लिए। इसलिए कभी भी जीवन में जो है वो शत्रुता न रखें, दोस्ती ही रखें। साथियों, ये आदमी ने हाथ तो मिलाया है, लेकिन इन दोनों के हाथों में वेपन है। ये ये दोनों एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव रख रहे हैं, और ये शत्रुता का भाव इन्हें रखा, चाहे एक व्यक्ति ने रखा, लेकिन वेपन दोनों के हाथों में है। ये वेपन दोनों के हाथों में ये दर्शा रहा है कि दोनों व्यक्ति जब मौका मिलेगा ये रिवॉल्वर चला देंगे, और ये रिवॉल्वर चला करके, ये वेपन चला करके आपका नुकसान कर देंगे। इसलिए शत्रुता महंगी पड़ती है, और शत्रुता कभी न करें किसी से। और शत्रुओं की श्रृंखला जो है वो तो और भी बुरी बात है। अगला जीवन मूल्य साथियों 78, वो है टालना। साथियों, एक और बुरी बात है कि कामों को टालना, चीजों को टालना। साथियों, जो काम आए और जब आए उसे उसी समय कर लो, कामों को इकट्ठा मत करो। काम इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर उनको आप एक साथ कभी नहीं कर पाएंगे। आज का काम कल पे मत छोड़ो, क्योंकि कल तो कभी आएगा ही नहीं। जो कल आएगा वो तो उस दिन का आज होगा। इसलिए कामों को टालना, कामों को आगे बढ़ाना, कामों को इकट्ठा करना, ये कभी भी अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि जब काम आपके इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर जब आप उन इकट्ठे कामों को करोगे तो उनकी क्वालिटी डिटोरिएट हो जाएगी, क्वालिटी खराब हो जाएगी। और ऐसा भी कहा है, कहावत है कि रहा काम राजा से नहीं होता है। रहा काम, राजा तो इतना पावरफुल होता है, राजा सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक कहावत है कि रहा काम राजा नहीं कर सकता, तो हमारे इंसानों की तो फिर बात ही क्या है। जब टाला हुआ काम राजा भी नहीं कर सकता है, जिसके पास संपूर्ण शक्तियां हैं, तो फिर हमारी तो बात क्या है, हम तो और नहीं कर सकते। इसलिए जो एक दोहा है कबीर का, काल करे सो आज और आज करे सो अब की नीति पे चलिए, आप खुश रहेंगे। और न केवल खुश रहेंगे वरन सफल भी रहेंगे। सफल तभी रह सकते हैं जब जिस दिन का काम, जिन परिस्थितियों का काम, उन परिस्थितियों में और उस दिन आपने कर लिया। कामों को इकट्ठा करेंगे तो सारे काम फिर नहीं होंगे और आपको असफलता हाथ लगेगी। इसलिए जिस दिन का काम उस दिन करिए, सफल भी रहेंगे, कामों को टाइम पे कर भी पाएंगे, और आपका मन भी जो है शांत रहेगा। देखिए साहब, ये चित्र दिखा रहा है कि ये महिला बैठी हुई है और इसके हाथ में मोबाइल है, और इसके पास फाइलों का अंबार लगा है। अब जब इसने इतनी फाइलें इकट्ठी कर ली, इतनी फाइलें इकट्ठी कर ली, तो आप सोचिए क्या ये क्वालिटी डिस्पोजल कर पाएंगी? कभी नहीं। क्या ये इतनी फाइलें उस दिन कर पाएंगी? नहीं, क्योंकि इन्होंने 4-6 दिन का काम इकट्ठा कर लिया। तो जब 4-6 दिन का काम एक दिन में इकट्ठा कर लिया, तो 4 दिन का काम एक दिन में तो होना संभव नहीं है। और जो एक दिन में संभव होगा तो क्वालिटी खराब होगी, और हो सकता है कि कोई ना कोई हमारा काम रह जाए, और जो रह जाए वो हमारा नुकसान भी कर जाए। तो यही बात हमारे दैनिक जीवन में भी है।
और हमारे दैनिक जीवन में भी जो है हम कामों को इकट्ठा नहीं करें। जिस दिन का काम, जब का काम, उस दिन उस समय करें, सफलता भी मिलेगी और काम इकट्ठे भी नहीं होंगे और कामों की क्वालिटी भी खराब नहीं होगी। अगला जीवन मूल्य है शॉर्टकट। साथियों, शॉर्टकट कभी अच्छा नहीं। लोग क्या करते हैं कि शॉर्टकट अपनाते हैं कि जल्दी कर लो, जल्दी हो जाए। जब आप शॉर्टकट की नीति पे चलोगे तो वो आपके लिए बहुत धोखे वाली और बहुत नुकसान वाली होगी। क्योंकि जो काम जितना समय और जितने साधन मांगता है, उस काम में उतने साधन और उतना समय लगाइए। शॉर्टकट कभी मत करिए, क्योंकि शॉर्टकट में एक तो परिणाम भी शॉर्टकट जैसे ही होंगे, क्योंकि आपने पर्याप्त समय नहीं दिया और पर्याप्त संसाधन नहीं लगाए जितना उस काम को के लिए लगना चाहिए था। तो फिर परिणाम कैसा रहेगा? वो शॉर्टकट जैसा ही रहेगा। क्योंकि कोई चीज जो है जितना समय और जितने संसाधन मांगता है उससे कम लगाएंगे तो परिणाम जो है वो शॉर्टकट मिलेगा। और जो शॉर्टकट में उपलब्धि मिली है वो कभी कभी दुखदाई भी हो जाती है, कभी कभी कोई परेशानी लेकर के भी आ जाती है और शॉर्टकट से हमारा कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए हम कल्पना करें कि हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कोई विद्यार्थी है, पढ़ रहा है या परीक्षा की तैयारी है। अब वो तैयारी में पर्याप्त समय नहीं देता और पढ़ाई पूरी नहीं करता और शॉर्टकट करके नकल वकल से पास होने का प्रयास करता। तो क्या उसको, यदि प्रतियोगी परीक्षा है, तो इस शॉर्टकट से सफलता मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। कोई प्रतियोगी कुंजियों से पढ़ता है, छोटे छोटे बुकलेट बुकें प्रकाशकों से ला करके और विस्तृत स्टडी नहीं करता और सोचता है कि मैं इससे प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो जाऊंगा। तो क्या वो शॉर्टकट तरीके से वो सफल हो सकता है? नहीं हो पाएगा। और यदि नकल वकल का सहारा ले लिया तो पकड़ा गया तो नुकसान भी हो गया। तो शॉर्टकट में जो है वो परिणाम भी खराब होंगे, परिणाम भी नहीं मिलेंगे, असफलता भी मिलेगी और परिणाम भी जो है वो शॉर्टकट जैसे ही रहेंगे। शॉर्टकट किसी भी चीज का हो वो कभी भी अच्छा नहीं है। शॉर्टकट जैसे मान लीजिए आपने किसी पेड़ से अपरिपक्व फल तोड़े, कच्चे फल तोड़े, परिपक्व नहीं हुए, ये शॉर्टकट है। और आप पकाने की कोशिश की, जल्दी पकाने की, शॉर्टकट तरीका अपनाया, पेड़ पे फल जितना समय लेना चाहिए था परिपक्व होने के लिए वो नहीं दिया। तो फिर आपने ऐसा किया तो क्या होगा? ऐसा करने से साथियों वो कृत्रिम तरीके से पकाएंगे यदि आप, तो फिर वो आदि बेस्वाद होंगे और जल्दी सड़ जाएंगे, ज्यादा दिन वो टिकेंगे नहीं और वैसा ही परिणाम रहेगा शॉर्टकट जैसा ही। इसलिए अब देखिए घर में भोजन बनाते हैं, अब घर में भोजन बनाते हैं तो शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे आप, तो क्या शॉर्टकट तरीके वाला भोजन वो स्वादिष्ट होगा, अच्छा होगा, या वो सेहत के लिए अच्छा होगा? नहीं होगा। वैसा ही हमारे जीवन में सारी परिस्थितियां और सारी चीजें। इसलिए कभी भी शॉर्टकट को नहीं अपनाएं। कभी कभी लोग शॉर्टकट अपनाते हैं कि यार हमारा काम कराने के कोई ऐसे तरीके अपना ले हम जिससे कि हमको जल्दी मिल जाए और कम मेहनत में ज्यादा सफलता मिल जाए। ये भी बात बहुत गलत है। कम मेहनत में ज्यादा सफलता और शॉर्टकट में लेना वो तो दुखदाई हो सकता है। कहीं ना कहीं कोई परिस्थितियां, कोई चीजें आपके पीछे लग सकती है और ये आपका बड़ा नुकसान भी कर सकती है। ये चित्र है, ये लोग जो है ये क्रॉसिंग में अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और शॉर्टकट अपना रहे हैं और सीधे रेलवे लाइन को क्रॉस करना चाहते हैं।
वो क्रॉस करें, क्योंकि इन्होंने शॉर्टकट अपनाया। ओवर ब्रिज थोड़ा दूर जाके था, अंडर ब्रिज और दूर था, तो इन्होंने उसका उपयोग नहीं किया और शॉर्टकट अपनाया। संभव है ट्रेन आ जाए और आप चपेट में आ जाए। ट्रेनें कहीं से भी आ सकती है और ऐसा घटनाएं हम सुनते भी हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है शॉर्टकट का, कि ऐसा शॉर्टकट आप करेंगे तो नुकसान होगा, घटना घटित हो सकती है। इसलिए कभी भी साथियों शॉर्टकट नहीं अपनाएं जीवन में, शॉर्टकट तरीके नहीं अपनाएं, शॉर्टकट मेथड नहीं अपनाएं। ये शॉर्टकट मेथड आपको महंगी पड़ सकती है। हर काम में शॉर्टकट नहीं करें। जो है जैसा है उस परिस्थिति से, उतने संसाधनों से और उतने समय के साथ आए तो आपको सुखद परिणाम और अच्छा परिणाम मिलेगा। अगला साथियों, जल्दबाजी। साथियों ऐसा ही शॉर्टकट जैसा ही है जल्दबाजी भी, उसी का एक अगला रूप है। जल्दबाजी में कभी कभी जो निर्णय हम लेते हैं वो गलत हो जाती है। हम बिना सोचे समझे फटाफट फटाफट में कोई काम कर लेते हैं, वो हमें नुकसान दे जाता है। बिना सोचे विचारे जल्दी जल्दी में हमने कोई काम कर लिया तो अपेक्षित परिणाम भी नहीं मिलते और कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है वो पासा। मैं आपको महाभारत का उदाहरण देना चाहूंगा कि धर्मराज ने जुए में अपने भाइयों को लगाया और जुए को स्वीकार किया था। ये जुए का प्रस्ताव जैसे ही आया और उन्होंने मान लिया। एक बार नहीं माना, एक बार हारे, दूसरी बार फिर ऑफर आया और बिना विचारे उन्होंने यस कर दिया। धर्मराज ने जल्दबाजी में द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। जैसे ही सारी चीजें उनकी समाप्त हुई दांव लगाने की, और उन्होंने क्या, आप क्या लगाओगे क्या लगाओगे, तो बिना कुछ सोचे समझे और जल्दबाजी में द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। तो ये जो जल्दबाजी में जो उन्होंने ये दांव खेला, इसके गंभीर परिणाम हुए और उन्होंने खुद बाद में इसको महसूस भी किया और इसका उन्होंने पश्चाताप भी किया और ये स्वीकार किया कि ये जल्दबाजी में उनका लिया गया निर्णय था। पितामह भीष्म ने आव देखा न ताव देखा और अपने पिता शांतनु को के लिए प्रतिज्ञाएं कर ली। शांतनु नाव में नदी किनारे गए और सत्यवती पर आसक्त हो गए, और जब भीष्म को पता चला तो कारण जानना चाहा कि पिता क्यों अनबन रहते हैं। कारण उनको पता चला कि सत्यवती को चाहते हैं वो। तो भीष्म पितामह ने जो है आप देखा न ताव और सत्यवती के पास चले गए और कहा कि शादी कर लीजिए। सत्यवती ने शर्तें रखी तो वहीं उन्होंने प्रतिज्ञाएं कर ली। उसी क्षण उसी समय उन्होंने विवाह नहीं करने की प्रतिज्ञा कर ली आजीवन। और ये प्रतिज्ञा जो है बाद में आप देखते हैं कि उनके लिए कितनी महंगी पड़ी, और उन्होंने भी महसूस किया कि ये जल्दबाजी में लिया गया उनका निर्णय था। तो साथियों ऐसा ही हमारे जीवन में भी यदि कोई घटना आए, ऐसे अवसर आए, ऐसी परिस्थितियां आए, तो जल्दबाजी में कभी निर्णय न लें। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसानदायी और घातक परिणाम वाले हो सकते हैं। यदि कोई इमरजेंसी है तब भी मैं तो ये कहूंगा कि इमरजेंसी की परिस्थितियों पर भी थोड़ा सा परामर्श विचार करके निर्णय लें। अदरवाइज वहां पर भी जल्दबाजी में लिया गया निर्णय जो नुकसान दे सकता है। इसलिए कभी जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले, सोच समझकर, सोच विचार कर, परिस्थितियां देखकर निर्णय ले। आप अपने जीवन में देखो, आपने जब कभी तुरंत हाँ कर ली किसी बात की, तुरंत आपने यस नो कर लिया बिना परिस्थितियों पर विचार किए, तो आपने देखा होगा
कि वो चीज जो है आपके लिए नुकसानदायी होगी। आप 2 क्षण रुके और कहें कि सोच के बताता हूँ, विचार करके बताता हूँ, 2 मिनट बाद उत्तर देता हूँ, और 2 मिनट में अपने आप उन चीजों को, सबको, परिस्थितियों को समझे, रिकॉन्साइल करें और देखें, और फिर जो है वो निर्णय लें, या निर्णय को एक दिन के लिए टाल दें, अच्छे से शांत मन से विचार कर लें और फिर निर्णय लें। तो ऐसे निर्णय आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे और नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये साथियों, ये कार एक आदमी चला रहा, और कार के सामने एक राहगीर जो है वो आ गया। जल्दी क्रॉस करने के चक्कर में या तो वो व्यक्ति ने जल्दबाजी मचाई कि गाड़ी आएगी उसके पहले मैं क्रॉस कर लूंगा, या फिर कार वाले ने सोचा कि ये व्यक्ति क्रॉस करने के लिए मेरे सामने आएगा, उसके पहले मैं निकल जाऊंगा। तो इन्होंने, दोनों ने जल्दबाजी में निर्णय लिया। कार वाला सोच रहा है कि व्यक्ति के आने के पहले मैं निकल जाऊंगा, और व्यक्ति सोच रहा है कि कार वाला आने के पहले मैं क्रॉस कर लूंगा। लेकिन एक्सीडेंट हो गया। ऐसा आप देखते हैं जहाँ रेड सिग्नल होते हैं, तो वहां रेड सिग्नल पे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रेड सिग्नल ग्रीन नहीं हुआ, और आदमी सोचता है कि बस अब चल दूं मैं आगे तो मैं निकल जाऊंगा। और कभी कभी जो वो ग्रीन सिग्नल वाला है और वो रेड आने वाला है, उसके पहले खत्म होने वाला, तब सोचता है कि मैं निकल जाऊंगा, वो रेड आएगा तब तक, और ऐसे जल्दबाजी में टक्करें हो जाती है। और ऐसा ही हमारे जीवन में भी जो है, वो जल्दबाजी में लिए गए निर्णय, जल्दबाजी में किए गए काम जो है, वो ये चित्र दिखा रहा है, वैसा नुकसानदायी और हानिकारक और दुर्घटना वाले परिणाम हमारे जीवन में भी दे सकते हैं। इसलिए सोच समझ के निर्णय लें। इमरजेंसी हो तो भले ही सोचने समझने में कम समय लगाएं, इमरजेंसी नहीं है तो निर्णय लेने में थोड़ा सा परामर्श कर लें, या अपने आप को संतुष्ट कर लें और उसके बाद निर्णय लें। और इस तरह से रोडों पर चलने वगैरह में तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करें। जल्दबाजी में कोई काम आपका छूट सकता है, कोई नुकसान आपका हो सकता है, कोई परिस्थितियां आपकी जो है वो ऐसी निर्मित हो सकती है जो आपको आगे चल के वो आपका बड़ा नुकसान कर जाए। तो आज साथियों 80 तक मेरे ख्याल से, ये मनोहर जी यहाँ खत्म करें अपन 80 तक कि कर लें, अपन प्रश्न उत्तर पे चले जाएं। हाँ, तो साथियों आज हमने 80 जीवन मूल्यों तक चर्चा की है। अब 21 और बचे हैं, तो संभवतः अगले 2 दिनों में, 2 सेशन में, या ज्यादा से ज्यादा 3 सेशन में ये पूरे होंगे। 101 जीवन मूल्य तक है। आज पहला शनिवार था। अगला हमारा सेशन जो है वो तीसरे शनिवार को 6 बजे होगा। अब साथियों, आपके कोई प्रश्न हो, ये जो जीवन मूल्य जो नेगेटिव 66 से लेकर के 80 तक मैंने बताए, इनसे संबंधित कोई प्रश्न हो, या 1 से लेकर के 65 तक जो सकारात्मक जीवन मूल्य बताए थे उनसे संबंधित हो, अभी मैं 66 से लेकर के ऑनवर्ड्स जो है वो नेगेटिव जीवन मूल्यों पर चर्चा कर रहा हूं कि इनको छोड़ें, इनको त्यागें, ये हमारे जीवन का हिस्सा न बने, ये हमारे जीवन में न आए, और हम इनसे दूर रहें जहां तक संभव हो। तो ये हमने आज जो है 72 या 71 से लेकर के जो चर्चा की हमने, घृणा, लड़ाई झगड़ा, नशा, लत, मोबाइल, शत्रु, टालना, शॉर्टकट और जल्दबाजी, इनसे संबंधित या किसी से संबंधित, और न केवल प्रश्न, यदि आपके जीवन में इनसे संबंधित कोई ऐसी परिस्थितियां और घटनाएं आई और उससे आप इनको कोरिलेट करना चाहें, बताना चाहें दूसरों को शिक्षा की दृष्टि से, तो उसके लिए भी आपका वेलकम है। या तो कोई प्रश्न, या जो है आपके जीवन में ऐसी कोई चीजें आई हो जो इन जीवन मूल्यों को सपोर्ट करती हो या दिखाती हो कि हाँ साहब, ऐसी चीजें आई थी और उन्होंने हमको नुकसान किया, तो
खुल के चर्चा हम कर सकते हैं। हैंड रेस करें और अपने विचार रखें। किसी का भी कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई बात हो। आपने रूपला जी क्रोध पर कुछ बोला था। जी। क्रोध नुकसान कर सकता है, तो इसमें क्रोध के संदर्भ में कभी हमने एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक निबंध पढ़ा था। जी। कहते हैं, क्रोध कभी कभी आपको जरूरी भी होता है, ऐसा आप महसूस करते हैं क्या? राइट। जी। यस। मनोहर भाई, क्रोध को हमारे जीवन का हिस्सा बनाना और कभी किन्हीं परिस्थितियों में हल्का नाराजगी लाना, गुस्सा करना, ये फायदेमंद भी है। लेकिन आप, या मैं लत वाली बातें कर रहा हूं। क्रोधी आदमी, देखिए क्या है, क्रोध आदमी, आप किसी आदमी को देखेंगे तो दिन भर गुस्सा करता रहता है हर बात पे। हमारे घर के कोई सदस्य हैं, उनकी कोई भी बात हो और उस पे वो गुस्सा कर देता है। छोटी बात पे भी गुस्सा, बड़ी पे भी गुस्सा, जहां नहीं गुस्सा करना वहां भी गुस्सा। तो यदि आपने अपने जीवन को क्रोधमय बना लिया है तो वो तो एक बुराई है। वो तो आपका नुकसान ही करेगी और सामने वाले पे भी जो है वो नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। और जहां पर सुधारात्मक दृष्टि से आप क्रोध की बात करते हैं तो वहां क्रोध ऑलवेज वेलकम है। मैंने जैसे सत्य पे कहा था कि सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यदि कोई कसाई आ जाए और गाय का रास्ता पूछे कि गाय किधर निकली, तो हमें तो असत्य ही बोलना चाहिए कि गाय इधर नहीं निकली। भगवान कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा, बोलो बोलो बोलो, अश्वत्थामा हाथो नरोवा कुंजरोवा। और धर्मराज के जीवन में, और धर्मराज से भी एक बार झूठ बोलवा दिया, जबकि धर्मराज ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन वहां भगवान कृष्ण ने कहा कि बोलो, यहाँ पर झूठ बोलना बुरा नहीं है। और उनने घुमा फिरा के बोला। और भगवान कृष्ण के जीवन में तो कई ऐसे उदाहरण है जहां उन्होंने जो है कहा, कर्ण को मारो, निहत्थे कर्ण को मारो। कृष्ण को कहा मारो इसको, चलाओ इसके ऊपर बाण। वो तो उसका रथ धसा हुआ था। तो युद्ध नीति के विरुद्ध जाकर कर्ण को मारा। युद्ध नीति के विरुद्ध जाकर के अश्वत्थामा को कहा कि हतो नरोवा कुंजरोवा। और भीष्म पिता वो द्रोणाचार्य वो मौन में बैठ गए और बैठे हुए पे उनका सर जो है उड़वा दिया गया। तो ऐसा ऐसा जरासंध का भी वैसा ही था कि जरासंध को भी जो है वैसी परिस्थितियों में जो है मरवाया था। तो यहाँ पर जो है, या विश्व पितामह शिखंडी को खड़ा करके, तो ऐसा नहीं है। कुछ चीजें ऐसी है कि इस जो नकारात्मक जीवन मूल्य है, ये नकारात्मक जीवन मूल्य ऐसे हैं कि यदि ये दवाई के रूप में कहीं काम आ रहे हैं तो ऑलवेज वेलकम है। लेकिन ये यदि बुराई के रूप में है तो ये फिर इनको त्यागना है। या क्रोध मेरे जीवन का हिस्सा न बने। तो यहाँ पर जो आप जिनका उदाहरण दे रहे हैं वो भी सही है। और सुधार की दृष्टि से टीचर का गुस्सा करना स्टूडेंट पर, या कभी कभी नाराजगी, या पेरेंट्स का नाराज होना, ये गुस्सा नहीं है, एक्चुअली क्रोध नहीं है। क्रोध तो एक अलग चीज है। नाराज हो जाना एक अलग बात है। और क्रोध करना, क्रोध में तो आदमी तिलमिला जाता है। तो जो तिलमिला बनने वाली बातें हैं वो खराब है। बहुत सुंदर बात कही आपने। अब हम, हमारे साथ जेपी आनंद जी ने कुछ प्रश्न रखना चाहते हैं आपके सामने। जेपी आनंद जी। हाँ हाँ, नमस्कार रूपाला जी। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर दिया। आपका बहुत बहुत आभारी। मैं जीवन से संबंधित कोई प्रश्न करना चाहता हूँ जी, कर सकते हैं ना? जीवन जीवन हाँ, में करिए करिए अच्छा करिए अच्छा करिए वक्त, करिए। बुरा वक्त आता रहता है। कभी हमको दर्द होता है, कभी पीड़ा होती है, कभी हम क्रोधित हो जाते हैं, कोई हम पर क्रोध कर देता है, कोई हमारा अपमान कर देता है। इतनी सारी जीवन में घटनाएं घटती है। तो हमको सबसे ज्यादा सीख किससे मिलती है, लेना चाहिए हम? क्योंकि हमको हर चीज से कुछ लेसन लेना चाहिए ताकि हमारा बाकी का जीवन अच्छे से गुजर जाए। हमको अच्छे अच्छे वक्त में सीख लेना चाहिए या बुरे वक्त में लेना चाहिए? या हम पीड़ा से भोग रहे हैं, कुछ दर्द, शारीरिक कष्ट भोग रहे हैं, या फिर हमारा किसी ने अपमान कर दिया, हम किसी ने क्रोध कर दिया है, तो
हमको सर्वोत्तम किसकी ओर जाना चाहिए या किससे मिलना चाहिए? धन्यवाद सर। जी आनंद साहब, आपने सर। जो बात कही वो खुद ही एक जीवन मूल्य है कि हमें सीख लेना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है कि किसी आदमी ने क्रोध किया, ठीक है, जी। लेकिन आप उस क्रोधी के चेहरे को देखिए, क्रोधी हम्म। की परिस्थिति को देखिए कि वो जो क्रोध में तिलमिला रहा है, उससे हमें ये सीख लेना है। उसका क्रोध अपनी जगह, वो जो भी करना चाहता है, लेकिन हमें ये सीख लेना कि देखो, क्या ऐसा क्रोध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या इतना गुस्सा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मुझे उस व्यक्ति से ये सीख अच्छा। ले लेना चाहिए कि मैं कभी ऐसा क्रोध नहीं करूंगा। जी जी। किसी ने मेरा नुकसान कर दिया हम्म। तो उससे भी मेरे को एक सीख लेना चाहिए कि इसने नुकसान किया है, ठीक है, लेकिन क्या ऐसा है, मुझे क्या प्रतिशोध लेना है क्या? नहीं। जैसा एक जीवन मूल्य नेगेटिव के प्रतिशोध, कभी प्रतिशोध, ठीक है, क्यों किया, क्या किया, किन परिस्थितियों में किया, लिव इट, भूल जाइए उसका। और कोई बुरा करेगा, लेकिन मैं हाँ। यदि मेरा नुकसान किया और मैंने यदि उसको छोड़ा नहीं, और सीख ये नहीं ली कि नहीं नहीं भूल जाओ, छोड़ दो, मेरा एक जीवन मूल्य है छोड़ देना या भूल जाना, तो भूल जाइए। बदला प्रतिशोध एक नेगेटिव जीवन मूल्य है कि नहीं करना। प्रतिशोध लेंगे तो आप कभी ले नहीं पाएंगे, परेशान रहेंगे, उलझे रहेंगे। इसलिए ऑलवेज उसको अच्छे भूल व्यक्ति जाए, से, फॉरगेट। हाँ हाँ, अच्छे व्यक्ति से अच्छी सीखें लीजिए। बुरे व्यक्ति से उसका जो बुरा बर्ताव है, उनसे भी वो बुरी चीजें हमारे जीवन में नहीं आए, जी। वैसी सीख आप लीजिए कि वो नेगेटिव विचार मेरे जीवन में नहीं आए। ये सीख लीजिए, और अच्छे आदमी से तो अच्छी बातें लीजिए ही सही। तो आपने एक सुंदर बात कही है कि हमें ऑलवेज सीख लेना चाहिए, और दोनों ही तरह के लोगों से लेना चाहिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सुभाष जी। जी सर, नमस्ते। मेरा वैसे समाधान हो गया है। हमने भी सुना है सर, क्रोध का, जैसे हमारे शिष्य हैं जो स्टूडेंट हैं या घर के लोग हैं, तो उसमें हम क्रोध, वास्तविक रूप से क्रोध ना करें, क्रोध का ड्रामा करें। हाँ, एज यस, मतलब ड्रामे के रूप में, जिससे वो काम हो जाए या बच्चे वो उसको वास्तविक रूप से, मतलब जैसा समाधान बताया कि क्रोध को दवाई के रूप में उपयोग करें। कभी कभी क्या है कि हम किसी व्यक्ति से क्रोध आया हमें, हमने दबा लिया, तो वो बैर का रूप धारण कर लेता है कि चलो इससे बाद में कभी निपटेंगे। हाँ। तो बस सर, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं सुभाष जी, आपका विचार अच्छा है। वास्तव में क्रोध को दवाई के रूप में या टूल जी के रूप में ही उपयोग करें जी। जब तो जरूरत हो। क्रोध की जब अदरवाइज आवश्यकता हो तो क्रोध वास्तविक रूप ना करके उसका एक ड्रामा करें, जिससे वो हम जो चाहते हैं वो बात बन जाए। जैसे हमारे स्टूडेंट है, बार बार समझाने के बाद भी वो नहीं मानते, और हम वास्तविक बिल्कुल क्रोध करके उनका कुछ बुरा कर दें, तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए भी हानिकारक है, उनके लिए भी हानिकारक। तो बिल्कुल। हम एक ड्रामे के रूप में उसको, जिससे वो बात मान जाए। धन्यवाद सर। बहुत सही। अभी बहुत सुभाष जी, आपको भी धन्यवाद, आपने रुचि ली। अभी ये हमारे साथ अनुभा अनुभा ने हैंड रेस किया था। अनुभा जी, आप अपनी बात रखें। अनुभा, आप अपनी बात रख सकते हैं। सारी चीजें समझ में आई सर, बहुत सरल शब्दों में आपने समझाया है। मैं ये जानना चाह रही थी सर कि किसी भी चीज की अधिकता को हम लत कह सकते हैं क्या? कि किसी से अति लगाव होना या किसी चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा आतुरता, ये सब भी लत की श्रेणी में आते हैं? देखिए अनुभा जी, किसी अच्छे काम को करने के लिए अधिक प्रयास करना, ये कभी लत नहीं होगी। बुरे कामों में एक बार या दो बार या चार बार भी इस्तेमाल करना, वो लत ही कहलाएगी। जैसे ये अच्छे काम, पढ़ाई करना, कंपटीशन में तैयारी करना। अब आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, तो ये लत नहीं है।
ज्यादा मेहनत कर रहे हैं किसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए, तो ये लत नहीं है। जब मेरा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो मैं अपने आप ही उन चीजों को छोड़ दूंगा, क्योंकि वहां पर मेरा कोई लक्ष्य था और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैंने फ्रिक्वेंसियों को बढ़ाया है। लेकिन लेकिन बुरी चीजों के लिए एक बार करना भी बुरा है और अनेक बार करना, तो वो एक बार शुरू होने के बाद फिर वो लत में कन्वर्ट होता है। जो मैंने लत शब्द बोला ना, वो क्या है, जैसे मोबाइल आपने बच्चे को दिया, 3 साल के बच्चे को, और आपने माँ ने 2 4 6 बार उसको मोबाइल पकड़ाया, तो सब वो बच्चा फिर मोबाइल छोड़ेगा ही नहीं। जब छुड़ाया कि रोआ, छुड़ाया कि रोआ उसने, बड़ा मुश्किल है। या ये बीड़ी सिगरेट नशा, ये हमने कहा अश्लील साहित्य पढ़ना, ये वीडियो देखना, गलत देखना, दिन भर देखते रहना, पिक्चरें देखना, ये सब बुरी बातें, इनकी फ्रिक्वेंसियां लत में कन्वर्ट होती है। बुरी चीज एक बार भी या अनेक बार भी, वो सब बुरा है। अच्छी बातें कभी भी वो बुरी नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज किसी उद्देश्य के लिए है। आप समझ गए नहीं? अब जैसे अब खाना है, तो आप एक्सेसिव खाना खाएंगे तो वो तो खराब है, वो तो अधिकता में आएगा, वो लत में नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो बात यह कुल मिलाकर के, अच्छी चीजें, अच्छा साधन, अच्छे काम, उसमें फ्रिक्वेंसी बढ़ाना लत नहीं है। बुरी चीजें, बुरा काम, बुरे साधन, वो ऑलवेज बुरे हैं। सर, मोबाइल के बारे में आपने बताया है कि एक साधन है और आवश्यकता अनुसार हमको उपयोग करना चाहिए। और युवा जनरेशन कहूँ या मैं अपनी ही बात करूं, ये आदत सर छूट ही नहीं रही है। नोटिफिकेशन चेक करना बिना मतलब का, और बार बार अगर पास में फोन है तो ध्यान जाना, तो ये आदत कैसे सुधार कर सकते? हाँ, अब आपने देखिए बताया कि, देखिए मैं यहाँ अनुभा जी को धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने, जो मैंने कहा कि लत लग गई है, मोबाइल भी मेरा एक नेगेटिविटी में था, तो उसको इन्होंने सपोर्ट किया कि अब मेरे से नहीं छूट रहा। और बार बार नोटिफिकेशन देखना, बार बार मोबाइल पढ़ा, बार बार खोल लो, काम कर रहे खोल लो, खाना खा रहे 4 बार खोल लो, बातचीत कर रहे खोल लो, सोने गए फिर खोल लो, फिर खोल लो, फिर तकिए के पास रख लिया, नींद खुली फिर देखो। तो ये जो है, ये लत लग गई, और ये बुराई है, आपने मान लिया कि बुराई है। अब इसको छोड़ने की जो बात है, इसको छोड़ने की, आप, मैं कहूंगा कि जो स्वावलोकन के ग्रुप में आप हैं, और स्वावलोकन में आप किसी सत्र में जुड़े 5 दिन वाला, या आप जुड़े भी हो सकते हो मनोहर जी के, उसमें ऐसी बहुत सारी बुराइयों को लोगों ने छोड़ा है। और बहुत सारे हमारे पात्र हैं जो बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीजों को छोड़ा, बहुत सारी चीजों को उन्होंने, वो किसी ने लड़ाई झगड़ा, क्रोध, घृणा, टेंशन, घर में झगड़ना, और इन सब चीजों को छोड़ करके उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा बनाया है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बुराई कभी नहीं छूट सकती। देखो, ये तो बात है कि मैं जो कह रहा हूं कि लत खराब है, नशा खराब है, लेकिन अब मान लो लग गया, तो अब इस पे आते हैं। मेरे जीवन मूल्य तो है कि ये लगे नहीं। अब मान लो लग गया, तो आप क्या बात करते हैं? नशा करने वाले आदमी का नशा छूटा है। चंबल में डाकुओं ने ये डकैती करना छोड़ा है। आप भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, इनमें आप देखेंगे डकैतों ने डकैती छोड़ी है, चोरों ने चोरी करना छोड़ा है। और आप कहाँ जाए, कालिदास जी को देखिए आप, और भी हमारे बड़े बड़े, वो क्या, विश्वामित्र जी को आप देखिए, और इन सबको देखिए आप। इन्होंने इन्होंने बुरी बातों को छोड़ करके, और ऐसा नहीं कि नहीं छूटती है, और बड़े बड़े केंद्र हैं। तो आप, मैं स्वावलोकन का कहूंगा कि स्वावलोकन के सत्र को अपनाइएगा, या कभी शांत रहना सीखिए आप, मौन रहना, और कभी मोबाइल को बंद करना। और ये बहुत सारे ग्रुप में आप जुड़ गए ना, तो जो अनावश्यक ग्रुप में जुड़े हैं, जो भेजते हैं आपको, इन ग्रुपों से हट जाइए आप। आपको मोबाइल, मैंने कहा साधन है, तो साधन किसके लिए? अरे, आप यदि विवाहिता हैं तो पति, बच्चे, बच्ची, सास, ससुर, माता पिता, भाई बहन, या अविवाहित है तो हमारे फैमिली के लोग, हमारे भाई, और हमारे जो लोग जुड़े हैं,
इन्हीं के बीच में काम का है। तो हमारे हमारे 50 लोगों का ग्रुप हो, 100 का ग्रुप हो, लेकिन आप देखते हैं कि मोबाइल में बहुत सारे ग्रुप बने और हर कोई जोड़ लेता है और वो डालते रहते हैं, और वो जो डालते रहते हैं नोटिफिकेशन और वो पोस्टें, हम उनको खोलते हैं और देखते हैं और हमारा टाइम बर्बाद करते हैं हम। इसलिए आप इन ग्रुपों से हट जाइए जो काम के नहीं है। आप अपने आप देखिएगा और कभी मोबाइल को वो आप बंद करिए घंटे 2 घंटे। यदि आपके काम, जब तक कि आप ऐसा काम नहीं कर रही हैं, कोई इमरजेंसी, आप डॉक्टर नहीं है या कोई ऐसी इमरजेंसी ड्यूटी वाले नहीं है, तो आप इसको या ड्यूटी टाइम में तो ऑफ टाइम में थोड़ा बंद करके देखिए, आप दूर रख के देखिए, ये छूट जाएगा। मेरा कहना है कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब ये छूटी है तो मोबाइल तो छूट ही सकता है। थैंक यू थैंक यू रूपला जी, आपने बहुत अच्छे से बात रखी है। अनुभव, आपने जो रखा प्रश्न, जिस क्षण आपको लग जाएगा कि मोबाइल देखना और इससे मुझे नुकसान हो रहा है, उस क्षण आपका छूट जाएगा। ये आपको एक्चुअल में लगना चाहिए। अभी रूपला जी के कहने से आपने थोड़ी देर सोच लिया, से अंतर नहीं। जब भी आपको लगेगा कि मोबाइल देखने से मुझे नुकसान हो रहा है, तो आप उसी क्षण आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमको छोड़ना है।